राठी की कहानियों का प्रारंभ एवं अंत ऐसा होता है कि इससे बेहतर अन्य हो भी नहीं सकता। राठी की कहानियां जीवंत, मुंह बोली एवं आसपास की सच्चाइयां लगती हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्चना त्यागी और आज एक बार फिर से लेकर उपस्थित हूं श्री हरि प्रकाश राठी जी की एक कहानी, पांव की जूती, जिसे उनके कहानी संग्रह हरिप्रकाश राठी की कहानियों में संकलित किया गया है। ये कुछ उद्गार थे प्रमुख कथाकारों के, जो राठी जी की कहानी के बारे में उन्होंने व्यक्त किए थे। तो देखते हैं पांव की जूती कहानी इन उद्गारों को कहां तक सिद्ध कर पाती है। थानेदार काली सिंह की क्रूरता के किस्से थाने में ही नहीं, उसके मोहल्ले में भी मशहूर थे। ऐसा क्रूर व्यक्ति शायद ही देखने को मिले। जो मुजरिम उनके हत्थे चढ़ता तौबा कर उठता, अपनी वाणी से ही नहीं लात घूंसों से भी ऐसी फजीती करते कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह जाते। 3rd ग्रेड सजा के वे विशेषज्ञ थे। कहते हैं 2 वर्ष पूर्व सिपाही थाने में एक चोर को पकड़ कर लाए। यह व्यक्ति पहले भी एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया था। पिछली बार तो उसने किराने की दुकान से मात्र 10 किलो गेहूं का पैकेट चुराया था, लेकिन चोरी आखिर चोरी है। काली ने उसकी ऐसी पिटाई की कि खाया पिया सब निकाल दिया। बेचारे को दिन में तारे नजर आ रहे थे। थाने में खड़े सिपाही इस दृश्य को देखकर पसीज गए। उनमें से एक बोला, हुजूर अब छोड़ भी दीजिए, बेचारा गरीब आदमी है, आगे से नहीं करेगा। जाने क्या सोचकर काली सिंह ने उसे छोड़ भी दिया, लेकिन जाते जाते भी थप्पड़ मार मार कर उसके गाल लाल कर दिए। इस बार उसी दुकान में फिर चोरी हुई तो काली सिंह उसे संदेह में पकड़ लाए। हालांकि इस बार उसने चोरी नहीं की थी। उसके नहीं कबूलने पर काली सिंह ने उसे मुर्गा बनाया, लात घूंसे मारे, डंडे से पिटाई की एवं यहां तक भरी गर्मी में 3 घंटे धूप में खड़े रखा। अंततः उसे चोरी कबूलनी पड़ी। उस दिन काली सिंह डंडा घुमाते हुए कह रहा था, भला किसकी जरूरत है, काली के आगे न कबूले, प्राण न निकाल दूं। काली सिंह अब 30 के पार थे। नाम एवं व्यवहार से ही नहीं, शक्ल से भी भैंस जैसे काले थे। पक्का काला रंग, ऊपर जाती हुई घनी मूछें, रुआबदार कंचों जैसी आंखें, छितराई भौएं एवं मोटा तगड़ा शरीर उनकी क्रूरता में इजाफा करता। व्यवहार में ही नहीं, बोलने में भी फूहड़ थे। माँ बहन की गालियां तो हर समय जुबान पर होती। किसी मुद्दे पर बहस हो रही हो तो वे हमेशा यही चाहते कि लोग उनकी बात का लोहा माने। शिकस्त उन्हें स्वीकार ही नहीं थी। झगड़ा करने में माहिर थे। पहले मुर्गी आई या अंडा, अगर काले सिंह मुर्गी कहते तो मुर्गी एवं अंडा कहते तो अंडा सिद्ध करके मानते। अपनी बात न मानने वालों की बखिया उखाड़ देते। इसीलिए लोग उन्हें देखकर किनारा कर लेते एवं कदाचित पल्ले पड़ जाते तो मन मसोच कर सुन लेते। कीचड़ में पत्थर मारने पर कपड़े तो हमारे ही खराब होते हैं, कीचड़ का क्या बिगड़ना है। ऑफिस स्टाफ ही नहीं, मित्र रिश्तेदार एवं मोहल्ले वासियों की भी उनके बारे में यही धारणा थी। कहते हैं एक बार उनके घर बिल्ली दूध चट कर गई। दूसरी बार जब वह घर में दिखी तो काले ने इतने डंडे मारे कि बेचारी ने वहीं दम तोड़ दिया। जिस डंडे से मुजरिम कांप जाते, वहां बिल्ली की क्या बिसात थी। उस दिन उनकी पत्नी सहम कर रह गई। 2 दिन तक तो भोजन भी नहीं कर सकी। काली सिंह हृदय से तो कठोर थे ही, चरित्र से भी उतने ही कमजोर थे। रिश्वत लेने में पारंगत थे। अनेक अपराधी तो उन्हें भय से ही नजराना पहुंचा देते। हाँ, यह अपराधी उनके कृपा पात्र होते। सभी जानते थे कि काली या तो पैसे लेगा या ठुकाई करेगा। दोनों में से प्रथम विकल्प ही उन्हें सुखकर लगता। अपने इलाके में भी वे व्यापारियों को कानून की ऐसी पेचीदगियां बताते कि लोग ले देकर ही छूटते। एक बार तो माँ बाप के सामने उन्होंने पुत्र को इतना मारा कि माँ भागी भागी घर जाकर जेवर ले आई। जेवर हजम करके ही कालू ने उसे छोड़ा। सेडिज्म अर्थात
दूसरों को दुख पहुंचाकर आनंदित होने का भाव उनमें कूट कूट कर भरा था। उनके स्वयं के परिवार में भी उनका व्यवहार अत्यंत क्रूर था। पत्नी सुनैना उनके होते पंजों पर खड़ी रहती। कुत्ते की बच्ची, कमीनी, हरामजादी, करमजली जैसी गालियां तो उसने इतनी बार सुन ली थी कि अब इनका भी उस पर असर नहीं होता था। यह गालियां तो अब उसकी सहचरी बन चुकी थी। अनेक बार पति के हाथों पिट चुकी थी। काली सिंह अक्सर शराब पीकर घर आते, लेकिन मजाल उन्हें कोई कह दे। अपने पति के व्याभिचार के किस्से भी उसने सुने थे, पर करती क्या। उसके माता पिता इतने निर्धन एवं सीधे थे कि पति को छोड़ने का साहस वह कभी नहीं कर सकी। शादी के 4 वर्ष बाद एक बार रूठ कर गई भी तो काली ने सास ससुर को आड़े हाथों लिया। उन्हीं के मोहल्ले में ऐसा हंगामा बरपाया, इतनी गालियां दी कि बेचारे दिल पकड़कर बैठ गए। सुनैना उस दिन चुपचाप लौट आई। उसे समझ में आ गया कि वह तो उसके जुल्म का शिकार है ही, माँ बाप की और फजीती होगी। लेख मेरे खराब हैं, उनका सुख चैन क्यों बिगाड़ूं। औलाद होती तो बेचारी मन बहला लेती, पर यहाँ भी भाग्य फूटे थे। शादी हुए 7 वर्ष होने को आए, अब तक कोख हरी नहीं हुई। गली मोहल्ले वाले उसके अप्रतिम रूप लेकिन काली सिंह की पत्नी होने के कारण यही कहते, रूप सी रोवे करम की खावे, अर्थात भाग्य फूटे हुए हों तो रूपवान स्त्री भी रोती ही रहती है। सुनैना दिन रात घर के कामों में लगी रहती। काली सिंह को तो घर की सुध ही कहाँ थी। पति की सेवा में भी कमी नहीं रखती, लेकिन गत 7 वर्षों में पति से प्रशंसा का एक शब्द भी प्राप्त नहीं कर पाई थी। उसके कंठहार में तो काली सिंह ने गालियां ही पिरोई थी। उसकी स्थिति बाज के पंजे में फंसी कबूतरी जैसी थी। आज काली सिंह नाइट ड्यूटी पर था। रात 10 बजे थाने जाने से पूर्व उसने कह दिया था कि वह मुंह अंधेरे ही वापस आ सकेगा। पति के जाने के पश्चात सुनैना ने दरवाजा बंद किया एवं बेडरूम में आकर लेट गई। अक्सर उसे लेटते ही नींद आ जाती, पर आज जाने किन विचारों में खो गई। काली सिंह की क्रूरता, फूहड़पन और निर्लज्जता को याद कर उसकी आंख के आंसू बह पड़े। वह सोचने लगी कि क्या स्त्री की यही नियति है कि जिस खूंटे से बांध दी जाए उसी के इर्द गिर्द घूमती रहे। काश उसके माँ बाप निर्धन न होते। निर्धन व्यक्ति की स्वायत्तताएं कितनी सीमित होती हैं। काली सिंह ने उस पर कैसे कैसे जुल्म किए, वह चुपचाप सहती रही। काश वह उसके जुल्म का विरोध कर पाती। इस चिंतन के वर्तुल उसके मन मस्तिष्क में ऐसे बिखरे कि वह सो भी नहीं पाई। देर तक करवटें बदलती रही। 1 बजने को आया, पर सुनैना को नींद नहीं आई। उसने पुनः प्रयास किया। इस बार उनींदी होने लगी तो बाहर कुत्तों की आवाज सुनकर जाग गई। यकायक उसे याद आया कि दोपहर पिछवाड़े सुखाए कपड़े तो वह उठाना ही भूल गई। कोई कपड़ा हवा के साथ उड़ न जाए, इस आशंका से वह उठी एवं बाहर आकर कपड़े समेटने लगी। चैत्र का महीना था। बसंत की भीनी भीनी बयार चल रही थी। ऊपर स्वच्छ एवं खुले आसमान में चांद यूं बढ़ रहा था जैसे कोई चिरविरही अपनी प्रेमिका से मिलने को उतावला हो। ठंडी हवाओं ने सुनैना के थके मन को राहत पहुंचाई। उसे लगा कुछ देर वहीं खड़े रहे। तभी कुत्ते फिर तेजी से भौंके। उसके मन में एक विचित्र सी सिहरन हुई। वह तेजी से चलकर भीतर आ गई। कपड़े समेटकर उसने अलमारी में रखे एवं पुनः बिस्तर पर आकर लेट गई। अब उसकी आंखों में नींद उमड़ने लगी थी। उसने ट्यूब ऑफ करके 0 बल्ब ऑन किया एवं कोहनी पर सिर रखकर सो गई। नींद नहीं आ रही तो मोटे तकिए भी बेकार हैं, एवं नींद आ रही हो तो हाथ का सिरहाना ही काफी है। इस बार चंद पलों में ही वह नींद के आगोश में चली गई। अभी कुछ समय ही बीता होगा कि यकायक कमरे में तेज आवाज से वह चौंकी। शायद कोई बर्तन गिरा था। आंख खुली तो सामने किसी को देख हैरान रह गई। वहां एक युवक खड़ा था। 0 बल्ब की मध्यम रोशनी में भी वह उसे आराम से देख सकती थी। युवक साक्षात राजपुरुष लगता था। उसका तेज मुंह चढ़कर बोल रहा था। शायद उसी के हाथ से टेबल पर रखा चांदी का फूलदान गिर गया था।
इसी कारण तेज आवाज हुई। फूलदान एवं उसके भीतर रखे नकली फूल फर्श पर बेतरतीब बिखरे थे। सुनैना क्षण भर के लिए तो घबराई, लेकिन शीघ्र ही समझ गई कि यह व्यक्ति चोरी की नीयत से घर में घुसा है। अंधेरे में फूलदान पर हाथ लगने के कारण वह गिर गया होगा। सुनैना को जगह देख चोर पहले तो सकपकाया, फिर चुपचाप फूलदान उठाकर टेबल पर रख दिया। थानेदार के घर में चोरी का साहस! उसे देखकर सुनैना चीख पड़ी, तुम्हारी इस घर में चोरी करने की जरूरत कैसे हुई? चोर कुछ नहीं बोला, वहीं खड़ा रहा। इस बार सुनैना पलंग से उठी एवं चोर को घूर कर बोली, तुम आए किस दरवाजे से? पिछले दरवाजे से, पिछला दरवाजा खुला था, चोर ने उत्तर दिया। चोर होते हुए भी उसका साहस देखते बनता था। अब उसे याद आया कि कपड़े समेटकर भीतर आते वक्त वह दरवाजा बंद करना ही भूल गई। उसने वॉल क्लॉक की ओर देखा। 2 बजे थे, यानी मेरे भीतर आते ही चोर पीछे पीछे चला आया। जाने इसने क्या क्या चुराया होगा। तुम यहाँ कब आए? चुपचाप चोरी का माल वापस रख दो। क्या तुम नहीं जानते मेरे पति काली सिंह इसी इलाके में थानेदार हैं? उनके हत्थे चढ़े तो अधमरा कर देंगे। सुनैना आंखें तरेरते हुए बोली, उन्हें मैं जानता हूं। उनके जैसा कमीना आदमी शायद ही मिले। एक बार थाने में उनसे पिट चुका हूं। उस दिन मेरे पास रिश्वत के पैसे नहीं थे, अन्यथा मेरी दुर्गत नहीं होती। सुनैना की आंखें नीची हो गई। उसे पहली बार लगा कि जो सुख उसके पति ने जुटाए हैं वे सभी उनकी काली करतूतों की कमाई है। उनमें और इस चोर में क्या फर्क है? मात्र चोरी का रूप ही तो अलग है। एक कानून की आड़ में चोरी कर रहा है एवं दूसरा कानून से आंख छुपाकर। हो सकता है यह व्यक्ति अत्यंत निर्धन हो, रोजगार न मिला हो, इसलिए ऐसा कार्य कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो सब कुछ होते हुए भी। वह तुरंत अपने विचार वर्तुल से बाहर आई एवं पुनः पूछा, तुम यहाँ घुसे कब? मुझे यहाँ आए 1 घंटा हो चुका है। अक्सर मैं अपना काम 10 मिनट में निपटा कर चला जाता हूँ, पर आज ऐसा नहीं कर पाया। चोर ने वहीं खड़े उत्तर दिया। क्यों, आज क्या हो गया? क्या थानेदार के डर से पैर चिपक गए? आज मैं कमरे में भीतर आया तब तुम पलंग पर लेटी थी। तुम्हारे बिखरे हुए बाल एवं चेहरे पर 0 बल्ब का मध्यम प्रकाश पड़ रहा था। क्षण भर के लिए मुझे लगा जैसे तुम वही स्त्री हो जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। सचमुच तुम कितनी सुंदर हो। मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हें अपलक निहार रहा था। तुम्हारा सुंदर रूप, पतले होंठ, गाल में पड़ता गड्ढा, ठोड़ी पर लगे तिल ने मेरा स्तंभन कर दिया। तुम्हारी गौरी पिंडलियों के नीचे बंधी सुंदर पायल मैं देखता रह गया। अब तुम्हारी धवल दंत पंक्ति, सुंदर आंखें एवं कोयल जैसी आवाज सुनकर नशे में डूब गया हूं। सुंदरी, निश्चय ही चोरी की नीयत से मैं तुम्हारे घर में घुसा था, लेकिन तुम्हारे सौंदर्य के दर्शन कर आज स्वयं लुट गया हूं। सुनैना चोर की बातें सुनकर स्तब्ध रह गई। जीवन में पहली बार किसी ने आज उसके रूप को निहारा था। वह इतनी रूपवती है, यह तो वह आज ही जान पाई। कोई उसे यूं निहार सकता है? यह सोचकर उसकी छाती अभिमान से फूल गई। देखते ही देखते उसकी आंखों एवं पूरे चेहरे पर एक हल्की ललाई फैल गई। पिछले 7 वर्षों से तो वह गालियां ही सुनती आ रही थी। काली सिंह ने तो निर्देश ही दिए, प्यार एवं प्रशंसा तो उससे कोसों दूर थी। सुनैना उठकर खड़ी हुई एवं ट्यूब ऑन किया। पूरा कमरा रोशनी से चमक उठा। कमरे में रखी हर चीज आज उसे सुंदर लगने लगी थी। वह संयत हुई तब तक चोर के प्रति क्रोध का भाव मन से काफूर हो चुका था। रत्न का मूल्य जौहरी के हाथ आने पर ही प्रकट होता है। सुनैना का क्रोध अब विनम्रता में रूपांतरित होने लगा था। कुछ पल वह चुपचाप खड़ी रही, फिर निर्भीक होकर बोली, जिसका सर्वस्व लुट चुका हो उसका अब क्या लूट लोगे? मैं तुम्हें चोरी करने की पूरी स्वतंत्रता देती हूँ। नहीं सुंदरी, आज तुम्हारे दर्शन कर मुझे ऐसी लावण्य निधि मिली है कि अन्य कुछ भी लूटने की इच्छा नहीं रही। तुम सचमुच शोभा एवं सुंदरता का डेरा हो। विधाता ने अपने कुशल हाथों से तुम्हें रचा है। इतनी प्रशंसा मत करो। बखान करने से हंडियां भी दरक जाती हैं। मैं तो जीती जागती औरत हूँ। विश्वास करो, मैं झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा। मैं अक्सर तुम जैसी स्त्री को मेरे स्वप्न में देखता हूँ।
रातों के नीरव सन्नाटे में मुझे तुम्हारी ही पदचाप सुनाई देती है। शायद मैं इसीलिए अब तक कुंवारा रहा। अच्छा होता मैं तुम्हारे यहाँ पहले ही चला आता। आज तुम्हारे दर्शन कर धन्य हो गया हूँ। तुम्हारी मधुर वाणी के मरहम ने काली सिंह की पिटाई के भी घाव भर दिए हैं। उस कमीने की बात न करो अजनबी। उसका बस चलता तो वह मुझे पीस कर पी जाता। मेरे मन में उसके प्रति कितनी नफरत है, सीने में कितनी आग है, इसका अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकते। तुम्हारी बातों ने आज मेरी अंतर पिपाशा जागृत कर दी है। पराये होकर तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, अपनों से तो अब तक लुटती ही आ रही हूँ। जगत को कहना है जो कहना है सो कहे। इतने अमूल्य उपहारों का प्रतिदान लिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। कहते कहते सुनैना तेजी से आगे बढ़ी एवं चोर को बाहों में कस लिया। स्त्री जब साहस की सीमाओं का अतिक्रमण करती है तो विधाता भी उसकी गति नहीं रोक सकते। उसका जीवट अंधा होता है। अभी अभी कुछ बदलियों ने बाहर के चांद को अपने झीने आंचल से ढक लिया था। शीतल हवाएं प्रेम राग अलापने लगी थी। इसी प्रेम की आंच में कमरे के भीतर कोई मोम की तरह पिघल रहा था। कब क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं चला। दो आबद्ध प्रेमियों का प्रणय मुक्तात्माओं की सीमाओं का अतिक्रमण कर गया। रात के सर से अंधेरे का आंचल सरकने लगा था। कहीं दूर मुर्गे ने तेज बांग दी। आवाज सुनते ही सुनैना चौंकी, फुर्ती से उठी एवं बाथरूम में जाकर कपड़े पहने। उसे पहली बार आज लगा उसके वस्त्र किसी ने उतारे नहीं, स्वयं ही उतर गए। वस्त्रों का इजार बंद तो उसने अनेक बार खोला था, लेकिन आज मन के इजार बंद भी खुल गए। आसमान के मुस्कुराते हुए तारों की तरह अब उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान बिखरने लगी थी। बाथरूम से बाहर आकर उसने अजनबी को जगाया। उठो, 4 बजने को हैं। काली सिंह आने में ही होगा। तुम्हें देख लिया तो दोनों जिंदा नहीं बचेंगे। चोर तुरंत उठा, कपड़े पहने एवं जिस दरवाजे से आया था उसी से निकल गया। स्त्री प्रेम की मदिरा पीने के बाद भला क्या पाने की चाहत रह जाती है। सुबह 6 बजे काली सिंह आया, तब सुनैना गहरी नींद में थी। उसने 3-4 बार डोरबेल बजाई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आवेश में आकर उसने लंबी बेल बजाई तो सुनैना हड़बड़ा कर उठी। लंबे काले बाल पीठ पर डाले, गाउन ठीक किया एवं तेज कदमों से आकर दरवाजा खोला। काली सिंह भीतर आया एवं आते ही गालियों की बौछार कर दी। हरामजादी, बहरी हो गई थी क्या? कितनी देर इंतजार करता रहा? जा तुरंत चाय बना कर ला। और सुन, चाय बनाकर मेरे पांव दबाना। आज लात घूंसे मारते मारते थक गया हूं, पांव दुखने लगे हैं। सुनैना रसोई में भागी एवं आनन फानन में चाय बनाकर ले आई। काली सिंह जब रकाबी में चाय उड़ेल रहा था, सुनैना उसके पांव दबा रही थी। चाय पीते हुए काली सिंह ने सुनैना की ओर देखा। बीवी को पांव दबाते देख उसने मूंछों पर ताव किया एवं मन ही मन सोचने लगा, लोग ठीक कहते हैं, स्त्री पांव की जूती ही भली। यह थी श्री हरिप्रकाश राठी जी की कहानी पांव की जूती। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफर में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स जरूर करें और शेयर कीजिए।